डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा 1857 की क्रांति के बारे में, उसके कारण पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ, उसके कौन नेता थे, उत्तर भारत में इस क्रांति का विस्तार कितना मिला, दक्षिण भारत में कितना रहा। ये अभी तक हमने देखे, तात्कालिक कारण उसका देख चुके हैं। अब उसके बाद आता है कि 1857 की क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं आपसे। और यहाँ हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है वो विफल हो गया। हालांकि भारतीय दृष्टिकोण से कुछ इतिहासकार इसको एक मोड़ बिंदु मानते हैं, तथापि इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण हुए, क्योंकि इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश संसद तथा ताज का शासन यहां से प्रारंभ होता है। तो विद्रोह एक युग की समाप्ति एवं नए युग के आगमन का द्योतक माना जाता है। इसने भारतीय राजनीति, प्रशासन, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रीय भावना को गहरे रूप से प्रभावित किया है। तो यही आज हम एक एक बिंदुवार इसके प्रभाव को हम देखने वाले हैं। इसकी सबसे पहले देखेंगे कि विद्रोह के कारण भारतीय रियासतों के प्रति भारत सरकार की नीति में यह परिवर्तन होता है और जो अंग्रेजों की अब अधीनस्थ लगाव की भावना थी पहले, उसको छोड़ दिया जाता है और अधीनस्थ संघ की नीति को यहां प्रारंभ किया जाता है। महारानी विक्टोरिया ने 1858 में साम्राज्य की घोषणा की, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं करेगी। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गोद लेने तथा अन्य उत्तराधिकार संबंधी अधिकार बहाल कर दिए। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर अधिकाधिक विश्वास करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि भारतीयों में विदेशियों के प्रति अलगाव की भावना उत्पन्न हो रही थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं कि 1856 तक देखते हैं कि डलहौजी था और एक विस्तारवादी नीति का प्रतिपादन उन लोगों के द्वारा किया गया। किस प्रकार अवध को, पंजाब को, सबको उन लोगों ने उस नीति के तहत अधिकृत किया था। लेकिन अब उस नीति में परिवर्तन यहाँ किया गया है और जो 1857 की क्रांति में गोद लेने को लेके या उत्तराधिकार को लेके जो लोग नाराज थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी बहाल कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यहां पे हम देख सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि मुगल शासन की समाप्ति हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि बहादुर शाह यहाँ पे बहुत कमजोर था और बहुत बड़ी उसको कीमत भी बाद में चुकानी पड़ी और अंतिम मुगल सम्राट उसको माना जा सकता है बहादुर शाह जफर को। तो कहीं ना कहीं मुगल शासन की पूरी तरह से यहाँ समाप्ति इसके बाद हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर दिया गया तथा इसका स्थान भारत सचिव तथा भारत काउंसिल ने ले लिया। तो ये एक यहां पर परिवर्तन बड़ा देख रहे हैं। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि ब्रिटिश संसद जो है वो आवश्यकता अनुसार किसी समय भी कंपनी का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में ले सकती थी।
और 1857 ईस्वी के विद्रोह से फैली जो अव्यवस्था थी और अंग्रेजी हितों को सुरक्षित खतरे में पड़ते देखकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करने का निश्चय लिया और इसके तहत नवंबर 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित कर दिया। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण कंपनी से लेकर अब भारतीय राज्य सचिव को सौंप दिया और ब्रिटिश जो राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में अब वही भारत पर शासन को नियंत्रित करने लग गया। तो ये यहाँ पर परिवर्तन हुआ और जो भारत राज्य सचिव था उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, जिनमें 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के भूतपूर्व जो संचालक थे और 8 ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य थे। इस काउंसिल का जो कार्य था वो राज्य सचिव को परामर्श देना था, परंतु राज्य सचिव काउंसिल के बहुमत के निर्णय के विरुद्ध भी कोई निर्णय कर सकता था, यह अधिकार उसको मिला हुआ था। तो इस प्रकार ये जो राज्य सचिव था, भारत सचिव था, उसको अत्यधिक अधिकार यहां पर प्रदान किए जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का शासन समाप्त होता है। पहले में हमने बताया था कि भारतीय रियासतों में परिवर्तन, और उसमें देखा था कि जो गोद नीति थी या उत्तराधिकार संबंधी अधिकार था या जो विस्तारवादी नीति का जो अंग्रेजों ने प्रतिपादन कर रखा था वो सब उसमें चेंज कर देते हैं। अगला देखते हैं कि जो विद्रोह था 1860 ईस्वी पहले खत्म हो चुका था, लेकिन अब यूरोपियन और भारतीयों के मध्य दूरी बहुत अधिक हो गई थी और अंग्रेज सैनिक थे भारतीय सैनिकों से कहीं ना कहीं घृणा करने लगे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को समाप्त कर दिया गया तथा उसके सरकारी सेना में मिला लिया गया। तो ये दो पहलू भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका क्या प्रभाव यहाँ पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति थी, उसमें सेना ने मुख्य भूमिका निभाई। अतः जब विद्रोह के पश्चात सरकार ने इसको भी गठन करने का प्रयास किया, जिससे कि विद्रोह की संभावना को भविष्य में रोका जा सके और इसके तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को अब सम्राट की सेना में परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उसको भी सरकारी सेना में मिला लिया जाता है। 1858 में सरकार ने सैनिक पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसे पील कमीशन कहा जाता है और इसकी सिफारिशों के अनुसार सेना में भारतीयों की संख्या अब घटा दी जाती है और यूरोपियन सेना की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। सेना और तोपखाने के जो महत्वपूर्ण पदों जो थे भारतीयों को उससे वंचित कर दिया गया और जो महत्वपूर्ण स्थान थे जैसे सुरक्षा के बाहर थे वो सब अंग्रेजी सेना को यहाँ सुपुर्द कर दिया जाता है और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अंग्रेज सैनिकों को ही दी जाती है। तो यहाँ पे भारतीय सेना की संगठन में भेदभाव की नीति यहाँ अंग्रेजों के द्वारा बरती जाती है, क्योंकि भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊंचा ओहदा प्राप्त कर ही नहीं सकते थे, चाहे उसमें कितनी भी योग्यता हो। और फौज में भारतीयों की नियुक्ति करते समय गैर सैनिक वर्ग के लोग कम स्थान उनको दिया गया है और जो सैनिक वर्ग के लोग थे, जिसमें सिख, गोरखे, पठान इत्यादि प्रमुख थे और जिन्होंने विद्रोह के दमन में कंपनी की सहायता की थी। ध्यान करो, सैनिक वर्ग के भी लोग कौन कौन? सिख, गोरखे और पठान, इन्होंने विद्रोह के दमन में कंपनी की सहायता की थी। उन्हें सेना में प्रमुख स्थान इन लोगों ने दिया और भारतीय सेना की रेजिमेंटों का गठन भी इसी प्रकार किया गया, जिससे कि उन्हें संगठित होने का मौका ही नहीं मिले।
इस प्रकार सैनिक पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य सेना में भारतीयों की संख्या घटाकर आपसी एकता जो थी पहले, उसको कहीं न कहीं खत्म करना है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन सेना में किया गया है कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ही समाप्त कर दी और उसकी जगह उसको एक सरकारी सेना बना दिया गया था। और एक दूरी जो थी अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिकों में काफी बढ़ चुकी थी, क्योंकि उच्च ओहदों पर सिर्फ अंग्रेज ही नियुक्त थे। मात्र एक सूबेदार पद था जहां तक वो लोग पहुंच सकते थे। तो सेना में भी एक बड़ा परिवर्तन यहां देखने को मिलता है। अगला देख सकते हैं कि जो विद्रोह की असफलता थी उसमें मुसलमान एवं हिंदुओं में भी एक प्रकार की दूरी उत्पन्न कर दी थी, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू में कोई भेदभाव नहीं था 1857 क्रांति तक। यहां मुसलमानों ने विद्रोह के लिए अत्यंत उत्सुकता तथा व्यापक सहानुभूति प्रकट की। जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तब हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही भारी संख्या में भाग लिया था, किंतु मुसलमान हिंदुओं की अपेक्षा अधिक दृढ़ता से ब्रिटिश विरोधी थे। ध्यान दो यहाँ पे कि जो मुस्लिम थे उन्होंने ज्यादा मजबूती से अंग्रेजों का मुकाबला किया है, उनके विरोधी थे, और उन लोगों ने हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस 1857 की क्रांति में भाग लिया था। परिणाम क्या निकला कि मुसलमानों का दमन हिंदू की अपेक्षा अंग्रेजों ने अधिक किया और बहुत से प्रमुख मुस्लिम जो सैनिक थे या प्रमुख जागीरदार थे उनको फांसी पर लटका दिया गया। झज्जर, बल्लभगढ़, फर्रुखनगर तथा फर्रुखाबाद के नवाबों के साथ यही व्यवहार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और 18 नवंबर 1857 को 24 राजकुमार दिल्ली में फांसी पर लटका दिए गए और मुसलमानों की संपत्ति भी व्यापक रूप से जब्त कर ली गई। तो हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस विद्रोह के प्रभाव में हम देखते हैं कि अब अंग्रेजों की नीति में पूरी तरह परिवर्तन आ गया और उन लोगों ने जातीय विभेद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। अब वो भारतीयों की एकता को नष्ट करने के लिए तथा मुसलमानों को दंडित करने के उद्देश्य से उनके प्रति अनुदार रुख अपनाते हैं। मुसलमानों में अंग्रेजों के साथ साथ हिंदुओं के प्रति भी रोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने हिंदुओं को अंग्रेजों का हिमायती समझा और अंग्रेजों के साथ साथ हिंदुओं का भी विरोध उन्होंने प्रारंभ किया। इस प्रवृत्ति के कारण शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुसलमान पिछड़ते चले गए, जबकि अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाकर हिंदुओं ने व्यापार और नौकरियों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। इससे दोनों वर्गों की खाई अब धीरे धीरे बढ़ती गई और अंग्रेजों ने इस खाई को और अधिक बढ़ाने में मदद की। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और अंततः दो राष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग की पृष्ठभूमि यहीं से शुरू हो जाती है। जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति है उसकी शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद हो जाती है और जो एक मनमुटाव था हिंदू और मुसलमानों का वो भी यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक दुष्परिणाम कह सकते हैं 1857 की क्रांति का, जिसका अंग्रेजों ने अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये हम देख चुके हैं कि मुसलमानों में हिंदुओं के विरुद्ध भी भावना उत्पन्न हो गई और दोनों जातियों में मतभेद उत्पन्न हो गया और परिणाम स्वरूप जो अभी तक हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको काफी यहाँ ठेस पहुंचती है। और विद्रोह का ये प्रभाव हुआ कि मुस्लिम पुनर्जागरण जो विद्रोह से पूर्व दिल्ली में विकसित हो रहा था उसको भारी धक्का लगा तथा मुसलमानों का सांस्कृतिक विकास कहीं न कहीं यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि इस विद्रोह ने भारतीय सामाजिक एकता को भी कहीं न कहीं समाप्त किया है। क्योंकि अंग्रेजी नीतियों के कारण सामंती एवं प्रतिक्रियावादी वर्ग सरकार के समर्थक बन जाते हैं और हिंदू मुसलमानों का भेद बढ़ जाता है। लोगों ने समझ लिया था कि अंग्रेजों का प्रभाव नष्ट करने के लिए उन्हें सामंती एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों से भी निपटना पड़ेगा जो भारत में अंग्रेजी हितों के संरक्षण में
थे। तो ये चीज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मुस्लिम और हिंदुओं में भेद बढ़ता है, सांस्कृतिक विकास किस प्रकार मुसलमानों का रुकता है, शिक्षा उनकी कम होती है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहां से दो राष्ट्र का सिद्धांत की कहीं न कहीं पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद ये सिद्ध हो चुका था कि ब्रिटिश जो सेना थी उनका मुकाबला अब नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश सेनाओं के सर्वोच्च स्तर को यहाँ बनाए रखा गया और भारतीय सेना की संख्या भी आधी कर दी जाती है और जो मेन डिपार्टमेंट थे सेना के तोपखाने की व्यवस्था जैसे वो केवल यूरोपियनों के हाथ में ही रख दी जाती है। विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत पर इंग्लैंड का नियंत्रण और भी बढ़ जाता है और भारतीय विदेश नीति को यूरोपीय राजनीति से जोड़ दिया जाता है। इसमें एक पहलू और भी देखने को मिलता है कि भारतीय राष्ट्रवाद का भी कहीं न कहीं उदय होता है 1857 क्रांति के बाद, क्योंकि 1857 ईस्वी का विद्रोह की जो विफलता थी उसने भारतीयों को यह दिखा दिया कि सिर्फ सेना और शक्ति के बल पर ही अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि इसके लिए सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन और राष्ट्रीय भावना आवश्यक थी। इसलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ होने शुरू हो जाते हैं। विद्रोह के दौरान भी भारतीयों को अन्य देशों के उदार तत्वों से जो समर्थन मिला, उसमें रूस है, तुर्की है, उस समय जो थे ईरान, ब्रिटेन में भी एक चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था तो उसके नेताओं का योगदान, चीन में ताइपिंग विद्रोह हुआ, तो इन सब से भारतीयों में अंग्रेजों के विरोध की इच्छा बलवती हुई, यानी कि उनसे प्रेरणा इन लोगों को मिली। और इन सब का एक सामूहिक परिणाम यह निकला कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस विरोध का एक निश्चित दिशा इनको यहां मिल जाती है। अंत में देखते हैं कि विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत की रुचि का केंद्र बाह्य नीति की अपेक्षा आंतरिक विकास की ओर बाद में परिवर्तित हो जाता है। तो धीरे धीरे करके भारतीय अपनी कुछ आंतरिक नीतियों में अपने सुधार करते हैं, परिवर्तन करते हैं, समाज सुधारक आ जाते हैं और वो आंतरिक सामाजिक दृष्टिकोण से सुधार करने की यहाँ कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के जो प्रभाव थे वो हम देखते हैं कि मुगल शासन पूरी तरह से समाप्त होता है। जो प्रतीक के रूप में चल रहा था वो भी यहाँ खत्म हो जाता है। कंपनी के शासन की यहाँ समाप्ति हो जाती है और भारत राज्य सचिव और उसके जो प्रतिनिधि मंडल थे 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल, उसके हाथ में शासन आ जाता है। गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन होता है। यह बताना भूल गए थे कि अब जो गवर्नर जनरल थे अब वायसराय कहा जाने लगा और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और अब ब्रिटिश ताज के वैयक्तिक प्रतिनिधि के रूप में भारत पर वो वायसराय यहाँ शासन करने लगे हैं। अब सरकारी नीतियों में भी यहाँ परिवर्तन देखने को मिला है कि भारतीयों को संतुष्ट करने का दिखावा कर अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए एवं भारतीयों की एकता को नष्ट कर विद्रोह की संभावना को कम करने का उपाय ब्रिटिश राजनीतिकों ने अब सोचना शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन रहा है। बताया देशी रजवाड़ों में परिवर्तन पूरी तरह से हो चुका है। गोद हो चाहे साम्राज्यवादी नीति हो, उत्तराधिकार का नियम है, उसमें पूरा परिवर्तन यहाँ कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में स्थान जो था वो जो एक 1861 का जो सरकार ने भारतीय नागरिकता सेवा अधिनियम बनाया था, तो इस सेवा में प्रवेश करने वाले के लिए लंदन में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना होता था।
परंतु भारतीय भी इसमें भाग ले सकते थे, लेकिन उनके लिए व्यवहारिक रूप से वो बहुत कठिन था, इसलिए बहुत कम भारतीय इसमें भाग ले पाते थे। इसके फलस्वरूप इस सेवा में अंग्रेजों का ही वर्चस्व ज्यादा बढ़ जाता है। सेना का यहाँ पुनर्गठन होता है और उसके लिए पील कमीशन 1858 में नियुक्त करते हैं। सूबेदार सबसे ऊंचा पद है जो भारतीयों को मिलता था। तोपखाने जैसे विशेष जो महत्व के पद थे वो सब अंग्रेजों के पास रहते थे। अब सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव पड़ा वो जाति विभेद का बड़ा था, जो हिंदू मुसलमानों में यहाँ से एक दूरियां बनना शुरू हो जाती है। इस क्रांति के बाद मुसलमान अपने आप को अपेक्षित महसूस करने लगे कि हम लोगों ने पूरी तरह समर्पित रूप से इसमें ध्यान दिया, लेकिन हिंदुओं ने हमारे साथ कहीं न कहीं उपेक्षा का बर्ताव किया। साम्राज्यवादी नीति की में उसमें परिवर्तन भी यहाँ किया गया। विद्रोह, अब सामाजिक और कुछ परिवर्तन होने लगे। आगे सामाजिक सुधारक आगे आए और अंततः भारतीय राष्ट्रवाद का उदय कहीं न कहीं यहाँ से होता है। और सभी जो भी वर्ग थे वो अब ये महसूस करने लगे कि सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना आवश्यक है। और उसी का ही एक सम्मिलित परिणाम हम ये देख सकते हैं कि 1885 में बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और उसके बाद जो पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है वो उसके अधीन ही चलता है। तो ये थे 1857 की क्रांति के प्रभाव।